हाँ जी, गुड इवनिंग। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज चेंज, शायद यही था लास्ट का। नोट नहीं करना है, ऑलरेडी जो आपको बता दिया था इसमें दोनों केस, फर्स्ट और सेकंड केस बता दिया था आई थिंक। ओके, लिखना नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। केस फर्स्ट ये था, इफ परसेंटेज चेंज इज लेस देन और इक्वल टू 5%। आपको ये मत पूछना सर 5 की जगह 6 या 7% हो तो क्या करेंगे, तब भी लगा सकते हैं। 1-2% में कोई वेरिएशन हो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई चेंज है, 50%, 90%, 64%, 100%, 200%, 300%, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो हमें केस सेकंड यूज करना होगा। फिलहाल 5% के अप्रोक्स अगर वैल्यू दी है तो डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%। इससे इजीली आंसर आ जाएगा। और केस सेकंड आपको बताया था, if percentage change is more than 5%, अगर परसेंटेज चेंज जो है 5% से ज्यादा है तो एक तो आप रिजल्ट ये यूज करेंगे, डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100% इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। इसके अलावा एक फॉर्मूला और था, एक रिजल्ट और था, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%, मतलब मोमेंटम में परसेंटेज चेंज विल बी रूट ओवर के ई टू बाय के ई वन माइनस 1 इंटू 100%। तो आई एम श्योर इनका यूज करके आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा जो आपको होमवर्क में दिए थे। ऑनलाइन वाले बच्चों, स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही सबको? ये जो बोर्ड पे लिखा है क्लियर दिख रहा है? कोई 2-4 स्टूडेंट सही यस बोल दे। ओके गुड, ठीक ठीक ठीक। अरे आ गया, मैसेज आ गया, बस 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 बस। तो इसके ऊपर बेस बेटा कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे और लगे हाथ इन तीनों ही वैरायटी का एक एक एग्जांपल भी आपको हाथों हाथ बता दिया था। तो आपको होमवर्क में क्या क्या दिया है? इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ जी इलस्ट्रेशन 9। ये परसेंटेज चेंज के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये डिफरेंट है। इसमें आपको बेटा इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी दी है। क्या डेल्टा के ई यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं? इसमें थोड़ी सी मेहनत ये लगेगी कि जो आपको इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी दी है इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। हो जाएगा, आसान है बेटा, कितने से बन गया ये? इलस्ट्रेशंस में तो आप चैंपियन हैं एज यूजुअल। इसके बाद आज इलस्ट्रेशन नंबर 12। कोई दिक्कत किसी को? हाँ बेटा बोलो। इलस्ट्रेशन 12 नहीं बना, कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन 12 नहीं बना है, समझ लेंगे इसको। मैंने आपको बेटा बताया था कि हमेशा इनिशियल क्वांटिटी को मान लीजिए 100 परसेंटेज की फॉर्म में अपन गेम खेल रहे हैं, तो यहां पर आराम से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आप मान लें 100, बाकी लोग बातचीत नहीं करें। तो बेटा अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 है तो 100 के आगे ही सॉल्व होगा बाकी का प्रोसीजर। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी? 100 + 300 इज इक्वल टू 400। वाई? बिकॉज क्वेश्चन ने बोला देयर इज अ 300% इंक्रीमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बेटा? 400। अभी लेफ्ट हैंड साइड जो रिजल्ट है इससे अपन मोमेंटम में परसेंटेज चेंज एकदम आराम से फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100% इज इक्वल टू रूट के ई टू अपॉन के ई वन माइनस 1 इंटू 100%। तो यहां पर बेटा दोनों वैल्यू आप पुट कर देंगे तो 400 अपॉन 100, और ये रूट के बाहर है -1, इसके रूट आगे तक ना बढ़ाएं, सिर्फ ये रूट के ई टू के ई वन के ऊपर ही है। तो √4 मतलब ये हो जाएगा बेटा 2, और 2 - 1 मतलब 1, तो ये बेसिकली हो गया 100%। मींस देयर इज अ 100% इंक्रीमेंट इन द लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम यहां पे 100% से बढ़ने का मतलब हो गया डबल हो गया है। इतना समझ आता है सभी को?
क्या ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए भी सोल्व हो सकता है क्या? पक्की बात है? थोड़ा सा हवाई कैलकुलेशन करके देखते हैं। 300% इंक्रीमेंट का मतलब है 100 प्लस 300 मतलब 400। इनिशियल 100 बाद में 400। इसका मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है। और बेटा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर को जरा गौर से देखो, क्या हाफ और एम तो वैसे भी कांस्टेंट होते हैं। काइनेटिक एनर्जी में v के ऊपर स्क्वायर है, इसका तो एक ही मतलब है कि v को आपने कितना किया होगा 2 टाइम्स, तभी तो ये 2 का स्क्वायर होके काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हुई होगी। और मोमेंटम p बराबर कितना होता है mv, तो v आपने 2 टाइम्स किया है तो मोमेंटम भी ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। और मोमेंटम डबल होने का मतलब है 100% इंक्रीमेंट। आपके पास 100 रुपीज थे, डबल हो गए 200 हो गए, सो दिस इज 100% इंक्रीमेंट। अरे बात समझ में आ रही है? तो मतलब यहां पर आप बिना पेन चलाए भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पक्की बात है? हाँ बोलो बेटा। बेटा ये जो मैंने रिजल्ट लिखा, अगर आप इससे सॉल्व कर लोगे ना, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ये इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। और एक बार अगर आपने ये सीख लिया और ये हवाई कैलकुलेशन सीख ली तो ये तो और ज्यादा आसान है। ठीक है? हाँ जी, इसके बाद बिगिनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 1। डाउट है किसी को? लीनियर मोमेंटम बेटा यहां पे इंक्रीज हुआ 50% से, तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो क्या यहां पर इससे आंसर आ जाएगा? यहां पर P1 को तो मान लेंगे 100, और 50% इंक्रीज किया है तो 100 प्लस 50 मतलब P2 कितना हो जाएगा 150। सॉल्व हो जाएगा भी। ये दो रिजल्ट ध्यान रखो और आंसर पाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। टू में डाउट है किसी को? इजी है बेटा। पहले तो जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है उसको आपको नोट करना आना चाहिए। मैथमेटिकली इसको मतलब इक्वेशन में कैसे जमाएंगे। ये बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द मोमेंटम, के ई बराबर 3p। और आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर, पी बराबर कितना एम वी। एम से एम और वी से वी कट करोगे तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। दैट विल बी द आंसर। इजी है, आई एम श्योर सबसे हो गया होगा। कितनों से ये बिगिनर बॉक्स 2 के क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों बन गए हैं? ओके गुड, बहुत बढ़िया। मूव करते हैं एक्सरसाइज 1। सुमित कुमार एक्सप्लेन कर दिया बेटा। कोई फर्दर डाउट है आपको? इनिशियल 100 वाई बेटा अपन परसेंटेज के फॉर्म में यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आसान रहता है। आप इनिशियल क्वांटिटी को 100 मान के सॉल्व कर सकते हो। ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में कोई गलती नहीं होगी। इनफैक्ट क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन इजी पड़ेगी आपको, राइट? ओके हाँ जी, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 24। बेटा काइनेटिक एनर्जी जो 9 टाइम्स हो गई है, तो आपसे पूछा गया है कि मोमेंटम जो है उसमें क्या चेंज होगा। क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? एक बार फिर से सामने देखें। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ और एम तो चेंज होता नहीं बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स तभी हो सकती है जब मैं स्पीड वी को कितना कर दूं थ्राइस। जब मैं वी को यहां पर 3 टाइम्स करूंगा तभी तो ये 3 का स्क्वायर होके कितना बनेगा 9।
अरे बात समझ में आ रही है? स्पीड को ट्रिपल करेंगे, थ्राइस करेंगे, तभी वो 3 का स्क्वायर होकर काइनेटिक एनर्जी क्या बनी होगी? 9 टाइम्स। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि अगर हमने v को थ्राइस किया है तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या मोमेंटम भी थ्राइस हो जाएगा? बिकॉज p इज इक्वल टू एम वी, एम तो कांस्टेंट है। v को ट्रिपल किया है तो मोमेंटम p भी क्या हो जाएगा बेटा? ट्रिपल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? थ्राइस ऑफ द इनिशियल वैल्यू। मोमेंटम भी 3 गुना हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। इजी है क्या? क्वेश्चन 25 भी सेम ही बात बोल रहा है। 24 में क्वेश्चन पूछ के आंसर ढूंढने को बोला है और 25 में आंसर देके क्वेश्चन पूछ लिया है। पक्की बात है? काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर टाइम्स मतलब मोमेंटम n टाइम्स। यहां उल्टा पूछ लिया, अगर मोमेंटम n टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी कितना? n स्क्वायर टाइम्स। हेलो, पक्का आ रहा है ना समझ में? इसके बाद 26 भी हो जाएगा। 26 मैंने जस्ट अभी सॉल्व किया था, अभी अभी रब किया है। क्या काइनेटिक एनर्जी में 300% इंक्रीमेंट मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स किया था? अब बेटा देखो, हाफ एम वी स्क्वायर में v को जब डबल करोगे तभी तो 2 का स्क्वायर होकर 4 बनेगा। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स तभी हो सकती है जब स्पीड डबल की है, और स्पीड डबल करी है इसका मतलब मोमेंटम डबल हुआ है, और डबल होने का मतलब 100% इंक्रीमेंट। हाँ तो फिलहाल तो बस इतना ही पूछा है कि कितना हुआ है? 2 टाइम्स। कोई दिक्कत किसी को? हाँ बेटा पूछो। क्या? पी स्क्वायर बाय 2m तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के। हाँ तो वही फॉर्मूला तो वही यूज किया ना, के बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक ही बात है। के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर और के ई बराबर पी स्क्वायर बाय 2m, सेम ही तो चीज है। हाफ एम बी स्क्वायर में m से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो बेटा अपन ने के ई को काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर अपॉन 2m लिखा था। आप इनमें से किसी से भी सॉल्व करें, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तरीका सही होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में काइनेटिक एनर्जी बेटा सेम बोली है, तो के ई वन बराबर के ई टू। काइनेटिक एनर्जी का कौन सा वर्जन प्रेफर करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाय 2m? पी स्क्वायर बाय 2m। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मोमेंटम का रेशियो पूछा है, तो के ई वन को तो बेटा लिख देंगे पी वन स्क्वायर अपॉन 2m1, और के ई टू को अपन लिख देंगे पी टू स्क्वायर अपॉन 2m2। तो ये P1 अपॉन P2 हो जाएगा रूट ओवर M1 बाय M2। M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली 4 एंड 9, अंडर रूट करेंगे तो कितना? 2/3। दैट्स योर आंसर। इजी है। इसके बाद क्वेश्चन 28 भी ऑलमोस्ट सिमिलर, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। अभी इलस्ट्रेशन में था, मैंने भी बता दिया, फिर से आ गया। काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज, 300% का इंक्रीज है, तो 100 प्लस 300 मतलब 400, यानी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हुई है। और काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स तभी होती है जब स्पीड डबल की जाती है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर में बी का स्क्वायर हुआ है ना बेटा। और काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स मतलब स्पीड डबल, और स्पीड डबल तो मतलब मोमेंटम भी डबल, और मोमेंटम डबल होने का मतलब परसेंटेज वाइज कितना इंक्रीमेंट? 100%। कोई भी क्वांटिटी डबल होने का मतलब देयर इज अ 100% इंक्रीमेंट। क्या सभी ऐसे बिना पेन चलाए हवाबाजी में कर सकते हैं इस तरह से? चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, ये जो फर्स्ट केस है इससे हो जाएगा। आपको ये मत बोलना कि सर ये तो 5% से ज्यादा है, 6% बोल दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 6, 7, 8, 10 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन है, 50%, 100%, 300%, 800%, तब ऐसे केस सेकंड से सॉल्व होगा। फिलहाल यहाँ पर 6% में आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बेटा 6% से इंक्रीज तभी होगी जब मोमेंटम कितने से बढ़ाया होगा? 3% से। क्लियर है सभी को? 32 भी सेम है। काइनेटिक एनर्जी बेटा 2% इंक्रीमेंट, हाफ कर दो यानी मोमेंटम में कितना? 1% इंक्रीमेंट। ये फर्स्ट वाला रिजल्ट लग जाएगा इसमें, केस फर्स्ट का, राइट? ओके गुड। इसके बाद क्वेश्चन 33 में किसको डाउट है? सीधा हाथ ऊपर। कुछ को तो ये भी डाउट है कि उनको ये डाउट है। 10-15 लोग के हाथ ऊपर हो, उसके बाद धीरे धीरे ज़ोंबी की तरह उठे, पहले ही बता दो, पड़ोसी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं। होमवर्क किया तो है पक्का? चलो ये बताओ कितनों से 33 बन गया?
गुड 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 बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे इसको। चलिए ठीक है, बातचीत नहीं, सामने देखें। एज यू ऑल नो काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर होता है टी स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का रिलेशन क्या है? के ई बराबर टी स्क्वायर बाय 2m। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी को ई कैसे बता दिया है? ई मतलब एनर्जी, और नीचे छोटा सा के क्या डिनोट कर रहा है? काइनेटिक। अब यहां पर बेटा डायग्राम आप यहां पे, सॉरी जो ग्राफ है वो देखें, किस किस के बीच ड्रॉ करना है? रूट ई के एंड 1/p। क्या यहां पर ई के ऊपर अंडर रूट दिख रहा है क्या? कौन कह रहा है? यस सर, कहां है बेटा? क्या ई के ऊपर अंडर रूट दिख रहा है? फिलहाल क्रिएट करना पड़ेगा, टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो ये तो हो गया रूट ई के, पी के ऊपर स्क्वायर है तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, और अपॉन में जो 2m है इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। ग्राफ बेटा किस किस के बीच खींचना है अपने को, किस किस के बीच ड्रॉ करना है? एक्स एक्सिस पे तो अपन ले लेते हैं 1/p, और यहां पे वाई एक्सिस पे क्या चल रहा है? रूट ई के। रूट ई के अवेलेबल है लेकिन 1/p नहीं, p है, तो क्या p को इधर ले सकते हैं? बेटा p को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो यहां करके क्या ये 1/p हो जाएगा। तो रूट ई के आपने ले लिया बेटा वाई एक्सिस पे, 1/p यहां पर हो गया आपका एक्स एक्सिस पे, और राइट हैंड साइड पे अंडर रूट में एक तो है 2 मैथमेटिकल कांस्टेंट, और है ऑब्जेक्ट का मास m, वो वैसे भी एक स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट। तो वाई एक्स बराबर c, या फिर आप बोल सकते हैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आपने बेसिक मैथ्स थोड़ा ठीक से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बेटा आपसे बनना चाहिए था। ये जो वाई एक्स बराबर सी पैटर्न अपना ये बनाए, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसका ग्राफ कैसा बनता है? कुछ इस तरीके से। क्लियर है सभी को? करें, नोट करें। चलिए ठीक है, लगे आप 34 भी देख लीजिए बेटा, हो सकता है आपसे बन गया, अच्छी बात है। फिर भी एक मिनट सामने देखें सभी, लिखना बंद, लिखा है बोर्ड पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ई के इज हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ और एम तो कांस्टेंट है, तो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी ई के कहा लिया? वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे ले लिया आपने वेलोसिटी। तो बेटा ये वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्या इसे एक पैराबोलिक ग्राफ बनाएंगे? और पैराबोला किसकी तरफ कर्व होगा? जिधर पावर 1 होती है। पावर किसके ऊपर 1 है? ई के। तो ये ग्राफ इस तरह से यू शेप में बनेगा
काइनेटिक एनर्जी एक्सिस की तरफ। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन लिखा जाए। कर सकते हो, के सेकंड भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो अपन अगर स्मॉल वेरिएशन है, स्मॉल एरर है, तो यूएनडी चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, वो पावर आगे ले लेते हैं जैसे अपन ने केस फर्स्ट में किया। आंसर आपका ऐसे भी आएगा, इनफेक्ट केस सेकंड से मोर एक्यूरेट, पॉइंट्स में भी सही आएगा, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट आंसर अपन बस वो पावर के खेल से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन लिखे। फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम if kinetic energy, find percentage change in momentum if kinetic energy is reduced to 36%. If kinetic energy is reduced to 36%, इससे पहले कि कोई गलती करे, एक मिनट बहुत ध्यान से सुनना, डिक्रीज्ड बाय या रिड्यूस्ड बाय और रिड्यूस्ड टू में बहुत अंतर है। बात समझ आ रही है? अगर मैं बोलता रिड्यूस्ड बाय 36%, तो 100 में से 36 माइनस करते तो कितना आता? 64। फिलहाल माइनस नहीं करना। रिड्यूस्ड टू मतलब 100 थी, 100 से कहां लेके चले गए? 36। तो रिड्यूस्ड बाय और रिड्यूस्ड टू में अंतर समझ में आया? रिड्यूस्ड बाय का तो मतलब है उतने से आपने कम कर दिया, रिड्यूस्ड टू 36 मतलब लेके कितने पे चले गए? 36 पे। करें, सॉल्व करें। बन रहा है सभी से? द आंसर विल बी -40%, मतलब मोमेंटम 40% से रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इशिता, स्क्रीन ब्लर नहीं है बेटा, बाकी और किसी की कंप्लेंट नहीं है, आप अपना कनेक्शन चेक कीजिए। यहां से फिर भी मैंने रिमोट से रेटिंग, यहाँ जो सेटिंग थी वो रीसेट कर दी है। एक बार आप फिर से चेक करें।
बाहर कब गए अपन? जाते टाइम पूछा था, तो आते टाइम क्यों पूछ रहा है? आजा आजा आजा। ओके, सामने देखें एक मिनट। तो परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चंस बेटा अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी फिजिक्स में कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, कुछ भी बोल सकते हो। WET, वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निगाहें सभी के बोर्ड पे। ये थ्योरम ये बोलती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, क्या बोला मैंने? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एनर्जी को संभाल के रखने वाले, कंजर्व रखने वाले कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, एनर्जी लॉस करने वाले फ्रिक्शन टाइप के नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, या हमने ही कोई एफ फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा हो, या सिस्टम के ही कोई इंटरनल फोर्सेस हो। तो एक्सटर्नल, इंटरनल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, किसी भी वेराइटी का कोई सा भी फोर्स हो, सभी का टोटल वर्क डन, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 3 4 कितने भी फोर्स है, सभी फोर्सेस का बेटा नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसके इक्वेट करना है, किसके बराबर करना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो WC मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, स्प्रिंग फोर्स है, ये कंजर्वेटिव है, आगे पढ़ लेंगे इनको। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, जो फ्रिक्शन आपने अभी पढ़ा है, मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉल को अपवर्ड थ्रो करते थे, तो क्या वहां पर एक एयर रेजिस्टेंस नाम की चीज पड़ी थी? वो एयर फ्रिक्शन भी क्या है बेटा? नॉन कंजर्वेटिव। लिक्विड के अंदर एक विस्कस फोर्स नाम की चीज होती है, वो भी क्या है बेटा? नॉन कंजर्वेटिव। इसके अलावा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो बेटा वर्क डन बाय ऑल वेराइटी ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इन सभी का नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन किसके बराबर होता है? डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर मास एम के ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड यू था, फाइनली वी है, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। चाहो तो हाफ एम कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हर टाइप के लिए एप्लीकेबल है। आपको याद होगा, हमने वर्क डन जब कैलकुलेट करना सीखा था, तो क्या हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए एफ एस कॉस थीटा यानी डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस से, और क्या वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन एफ डी एक्स से सॉल्व किया था? कांस्टेंट का तो नॉर्मली डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते थे, एफ डॉट एस से, एफ एस कॉस थीटा से, लेकिन क्या हमने वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन किया था? तो यहां पर बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ, इसका सबूत आपके सामने,
कि चाहे फोर्स कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, हर टाइप के लिए फोर्स के लिए यहां पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ध्यान रखें, वर्क एनर्जी थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, चाहे फोर्स कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो। आइए देखते हैं कैसे। प्रूफ ऑफ डब्ल्यूईटी, वर्क एनर्जी थ्योरम का सबूत कि ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को डेल्टा की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वेट ही क्यों किया। क्या अगर फोर्स कांस्टेंट है तो F बराबर एम ए से, F कांस्टेंट तो क्या एक्सेलरेशन ए भी कांस्टेंट होगा, अरे होगा ना बेटा, F इज इक्वल टू एम ए, अगर फोर्स F कांस्टेंट है तो ए भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और काइनेमेटिक्स में तो आप सभी चैंपियन हैं, अगर ए कांस्टेंट है तो हम बिंदास क्या अप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहां पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को रिलेट करने वाली थर्ड इक्वेशन को मैंने लिखा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको तो काफी अरसे से जानते हो आप। मैंने बेटा 2as को लेफ्ट हैंड साइड लिया और इसको इधर भेज दिया, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या बेटा जरूरत पड़ने पर एक्सेलरेशन को F बाई एम लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए से मैंने a को क्या लिख दिया, F बाई एम। इस m और इस 2 को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बी वेरी वेरी केयरफुल, न्यूटन की जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसमें F इज इक्वल टू एम ए जब लिखते थे तो लेफ्ट हैंड साइड पे वो सिंपल F नहीं, वो होता था नेट फोर्स। यही तो पढ़ा है आपने एनएलएम में भी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फिलहाल बेटा यहाँ पर F जो है वो क्या है, नेट फोर्स। बहुत सारे वेराइटी ऑफ फोर्सेस लगे होंगे, उनका नेट फोर्स है और नेट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसलिए कोई ये मत पूछना कि सर वो एफएस के बाद कॉस थीटा वो कहां गया, वो 0 है, कॉस 0 1 है। आ रही बात समझ में, बिकॉज नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसलिए एफएस को हमने यहां पर क्या लिख दिया बेटा, डब्ल्यू। तो हमने फिर से यहां पे एक बार दिखा दिया कि W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब W बराबर डेल्टा के ई, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए तो हमने साबित करके दिखा दिया कि बिल्कुल थ्योरम बराबर काम कर रही है, वर्क डन किसके बराबर कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आइए देखते हैं वेरिएबल फोर्स के साथ क्या प्रोग्राम चल रहा है। क्या वेरिएबल फोर्स का वर्क डन W बराबर इंटीग्रेशन एफ डी एक्स ऐसे ही सॉल्व करते थे, लिखे नहीं सुनेंगे। यहां पर बेटा W बराबर इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, क्या F को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। क्या मास कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन में कोई काम है क्या इसका, नो, इसलिए इसको बाहर ले लेंगे। एक्सेलरेशन को क्या जरूरत पड़ने पर v dv बाई dx लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज नाउ यू कैन सी dx से ये dx क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। बोली क्या बचेगा यहाँ पे, m इंटीग्रेशन v dv। वेलोसिटी बेटा लिमिट पुट करेंगे, इनिशियल थी u, फाइनल कितना हो गया v। तो W इज इक्वल टू हो गया m। अब जैसे dx के रेस्पेक्ट में x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, वैसे ही dv के रेस्पेक्ट में v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, अपर लोअर लिमिट रेस्पेक्टिवली v एंड u। तो ये 1/2, इस जो नीचे 2 था इसको बाहर ले लिया, तो हाफ m लिमिट पुट करेंगे तो फाइनल यानी v स्क्वायर माइनस इनिशियल u स्क्वायर। और एक बार फिर से देखो क्या ये हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या डेल्टा के ही हो गया। तो एक बार फिर से हमने साबित करके दिखा दिया कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चाहे फोर्स कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई। काइनेटिक वर्क डन एंड वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम जो है वो हर टाइप के फोर्स के लिए क्या होगी, एप्लीकेबल। तो फंडा दिमाग में फिट कर ले, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना वो आ गया समझ में, सीधा हाथ ऊपर, नोट करें इसको। अनन्या बेटा आपने पूछा है वेयर डिड डीवी बाई डी एक्स कम फ्रॉम। बेटा डीवी बाई डी एक्स नहीं, वी डीवी बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन को हम टाइम के टर्म्स में लिखते हैं या तो डीवी बाई डी टी
या फिर पोजीशन एक्स के टर्म्स में लिखते हैं वी डीवी बाई डी एक्स। कर्तव्य हैंड रेस कर रखा बेटा आपने, बोलिए, टाइप कीजिए आपका मैसेज, क्या डाउट है बेटा आपको? समझ आ गया, ओके। समझ आ गया, इसीलिए हैंड रेस किया बेटा। समझ आ जाने पे हैंड रेस थोड़ी करते हैं, हे भगवान। अच्छा अच्छा, ये किसको समझ में आ गया है? ये हैंड रेस बेटा ऑफलाइन वालों के लिए है, ऑनलाइन में इसका मीनिंग उल्टा हो जाता है। ऑनलाइन में मतलब हैंड रेस मतलब आपको डाउट आ गया है। अभिलाषा कांट स्टॉप लाफिंग, हा 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 हा, गजब है। ये भी अलग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। बड़े बढ़िया मैसेज आते हैं, गजब कॉमेडी है। लोल 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 लोल। चलो ठीक ठीक, अरे लिख लिया होगा। एटलीस्ट लेफ्ट हैंड साइड का तो लिख लिया होगा सभी ने। डब्ल्यू ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के ई, इसको ध्यान रखना है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बिगिनर बॉक्स वन का क्वेश्चन 6 वापस क्यों करवा रहे हो, ये तो हम कर चुके हैं। लेकिन वो एक फर्स्ट मेथड था, W बराबर इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन से किया था। अब हम सेम क्वेश्चन को मात्र 3-4 लाइन में सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बार फिर से आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले साथी भी बिगिनर बॉक्स वन का क्वेश्चन 6 रीड कर लें सभी। मास बेटा 0.5 kg गिवन है एंड वेलोसिटी v इज 5x टू द पावर 3/2, और आपको यहां पे वर्क कैलकुलेट करना है x0 से x2 के बीच में। एक मिनट सामने देख लें। वर्क एनर्जी थ्योरम की थ्योरी और इसका प्रूफ बताने के तुरंत साथ ही मैंने एक ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले उठाया है जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। इसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, पहले इंटीग्रेशन करना पड़ा और आपको एक्सेलरेशन भी v dv बाई dx से फाइंड करना पड़ा। थोड़ा लंबा जो है प्रोसेस था कंपेरेटिवली। अभी कंपेरेटिवली बेटा अपने को यहाँ पे 3-4 लाइन में आंसर आ जाएगा। ये मैंने इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिखा है, इसलिए भी फिलहाल ज्यादा दिख रहा है, अदरवाइज इतनी लाइन आपको आगे नहीं लिखनी पड़ेगी। बिगिनर बॉक्स वन के क्वेश्चन नंबर 6 बेटा मास कितना गिवन था 0.5 kg, v was ax to the power 3/2 where a was constant, a एक्सेलरेशन नहीं है, बस एक सिंपल एक अल्फाबेटिकल यहाँ पे a यूज कर लिया है, तो 5 वैल्यू वहां पे दी हुई है। बेटा सबसे पहले यहां देखो, आपको वर्क कहां से कहां तक कैलकुलेट करना था, x0 से x2, सामने देखें सही। तो सबसे पहले तो बेटा यहां पर x का वैल्यू कितना पुट करेंगे 0,
जैसे एक्स को 0 पुट करा v कितना हो जाएगा 0, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई अपनी 0। चाहो तो आप यहां पूरा भी लिख लो कि 5 0 की पावर 3/2 मतलब कितना हो गया 0। अब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू बेटा यहां 2 पुट करो, तो 2 की पावर 3/2 कितना हो जाता है 2√2। इसमें दिक्कत नहीं किसी को, बायो वाले बच्चे हैं अपन, इसलिए कुछ लोग पूछते हैं बाद में सर ये 2 की पावर 3/2 को 2√2 कैसे लिखा। क्या बेटा 2 की पावर 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं ना। बेस सेम होने पर जब पावर ऐड की जा सकती है तो उसी ऐड की हुई पावर को फिर से स्प्लिट भी तो कर सकते हैं। इसको 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 मतलब 1 और 2 की पावर 1/2 का मतलब √2। अरे क्लियर है? तो ऐसे 2 की पावर 3/2 को हम क्या लिखेंगे बेटा 2√2, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 10√2 मीटर पर सेकंड। बस अब वर्क एनर्जी थ्योरम हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मास क्वेश्चन में गिवन था 0.5 kg, पुट कर दो। इनिशियल वेलोसिटी 0, यू रख दे यहाँ पे और वी रख दे बेटा 10√2, जस्ट अभी फाइंड किया, गॉट द आंसर 50 जूल। प्रोसेस क्लियर हुआ सभी को? आई थिंक ये ज्यादा इजी है। सिंपली इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, खेल खत्म। क्या हो गया बेटा? दे देंगे आज वापस से उसको री होमवर्क, समझ गया मैं, एक्सरसाइज 2 में था कुछ। एक बार सामने देखें। वैसे तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम का फंडा समझ चुके हैं, फिर भी बाद में कभी भूल ना जाएं और प्रोसेस याद रखें, इसलिए मैंने पूरा पूरा यहां पे स्टेप 3 स्टेप लिख दिए। अप्लाइंग डब्ल्यूईटी, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, निगाहें सभी की बोर्ड पे, स्पाइन थोड़ी सी स्ट्रेट। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहां पर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो आपने पाथ चूज किया है उसमें इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन का आपको वेलोसिटी या तो पता होगा या उनमें से कोई एक फाइंड करना होगा, तो क्लियर कट उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख लें। अगर आपके पास वेलोसिटी अवेलेबल है तो काइनेटिक एनर्जी आप इनिशियल फाइनल कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर इनमें से कोई एक चीज फाइंड करनी है तो जो चीज फाइंड करनी है उसको बस सिंपली उसके नाम से लिख दे कि आपको के ई एफ यानी के ई फाइनल फाइंड करना है या हाफ एम वी स्क्वायर में वी फाइंड करना है, तो क्लियर कट उसको आप नोटिफाई कर ले वहां पे। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एन इंटरमीडिएट स्टेज।
इनिशियल और फाइनल पॉइंट इनके पाथ में एक बढ़िया सी ऐसी लोकेशन ढूंढ लें, या फिर इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, जो भी पॉसिबल फोर्सेस है सभी को बना लें। नॉर्मल है नॉर्मल बना लो, एमजी एमजी बना लो, आपने फोर्स एफ लगाया एफ बना लो, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है फ्रिक्शन ड्रॉ कर लो, जितने भी फोर्सेस आपको नजर आ रहे हैं सभी वहां पर ड्रॉ कर ले, और सभी का इंडिविजुअली फाइंड करेंगे वर्क डन। क्या फाइंड करेंगे? सभी का इंडिविजुअली वर्क डन। स्टेप नंबर 3 में ये जो आपने इंडिविजुअली सभी का वर्क कैलकुलेट किया है, सभी को क्या कर देंगे? ऐड। और ये टोटल वर्क डन को आप किसके इक्वेट कर देंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो स्टेप 3 इज नाउ इक्वेट टोटल वर्क डन, सभी को ऐड करने पर मिला वर्क डन, इसको इक्वल कर दे किसके? डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So this is work energy theorem. Work done by all forces is equal to change in kinetic energy. लिख लिया ये? लिखे लिखे, फिर एक क्वेश्चन नोट करवाते हैं। मनस्वी, आपने पूछा था कि एफ और एक्स को डायरेक्टली वर्क क्यों लिखा? बिकॉज बेटा न्यूटन्स ये जो सेकंड लॉ आपने पढ़ा है, इक्वेशन एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो ऑलरेडी बेटा नेट फोर्स ही है, और नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है उसी तरफ ही डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का, इसलिए नेट फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल हमेशा जीरो ही बनता है, इसलिए वो cos जीरो का वैल्यू 1 था। ठीक है बेटा मनस्वी? विदिशा, आपने पूछा लास्ट स्टेप में u कहां से आया? बेटा वो u नहीं है, u स्क्वायर है, इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v, लिमिट ली गई थी हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट में बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बेटा ये चैट बॉक्स डाउट पूछने के लिए है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखे। क्या हो गया? कोई कुछ कह रहा है? तू ही तो बोल रहा है, खुद ही कुछ कह रहा है, फिर खुद ही कह रहा है नो सर। अरे गोपाल, कुछ डाउट हो तो पूछो। क्या बोल रहा है गोपाल? शायरी? ये क्या हो रहा है? ये कह रहा शायरी, वो उधर चल रहा गाना गाओ, ये क्या मजाक चल रहा है? अरे मैं फिजिक्स पढ़ाया हूं भैया। क्वेश्चन नोट करें। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। क्वेश्चन नोट करें। अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड, a constant force applied on a block as shown a constant force applied
on a block as shown increases, a constant force applied on a block as shown increases its speed, increases its speed from 2 meter per second to 8 meter per second. Increases its speed from 2 meter per second to 8 meter per second. Then find work done by force and also find magnitude of force. Then find work done by force and also find magnitude of force. बोले नहीं ओके, सामने देखें बेटा, जो ब्लॉक है उसका मास आपको दिया 1 किलोग्राम, इस पॉइंट पर इसका स्पीड दिया 2 मीटर पर सेकेंड, फोर्स F लगाया, F ने इसको ट्रेवल कराया राइट वार्ड 10 मीटर और इसका जो वेलोसिटी वो हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। क्या यहां पर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आइडेंटिफाई करने की जरूरत है? क्लियर कट दे रखी है। यहां पर नंबर ऑफ फोर्सेस कितने लग रहे हैं? स्मूथ सरफेस है, सो देयर आर टोटल 3 फोर्सेस। मास है में तो बेटा क्या डाउनवर्ड mg लगेगा और सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड क्या नॉर्मल भी लगेगा, लेकिन नॉर्मल और mg डिस्प्लेसमेंट यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के क्या है, दोनों ही परपेंडिकुलर, इसलिए इन दोनों का तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। नॉर्मल अपवर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे तो इसका वर्क डन 0, mg वर्टिकली डाउनवर्ड तो ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री एंगल पे तो इसका भी वर्क डन 0। मतलब यहां पर वर्क सिर्फ और सिर्फ किसने किया है? अपने एक्सटर्नल फोर्स F ने। करे सॉल्व करें सभी दोनों पार्ट का आंसर। हाँ जी, वर्क डन बाय F तो आएगा 30 जूल और फोर्स आएगा 3 न्यूटन। करें बाकी लोग भी सॉल्व करें, काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। ऑनलाइन भी मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 30 जूल एंड 3 न्यूटन, वेरी गुड। क्या हो गया? मास 1 है तो 1 ही तो है, आंसर तो 30 जूल ही आएगा। देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ फिजिक्स टीचर। आंसर तो लास्ट में हम ठीक ही निकालते हैं। बन गया पक्का सभी से? जिसको दिक्कत आई है 1 मिनट सुन ले बेटा। आपने अप्लाई की वर्क एनर्जी थ्योरम, W ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के ई, राइट साइड तो लिख दिया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मास 1 kg, फाइनल स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली वार 2 मीटर पर सेकेंड। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड mg एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F। नॉर्मल और mg का तो यहां पर वर्क डन कितना हो गया बेटा? 0। क्यों? क्योंकि mg लग रहा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हुआ है हॉरिजॉन्टली। कितना बन रहा है एंगल यहाँ पे? 90 डिग्री। सेम वे में बेटा नॉर्मल लग रहा है ऊपर, हॉरिजॉन्टल हुआ राइट साइड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वन सेकेंड एंगल कितना बन रहा है? 90। तो यहाँ पर नॉर्मल का भी वर्क डन कितना हो गया? 0। तो वर्क डन बाय फोर्स F ये कैलकुलेट किया, कितना आ गया? 30 जूल। क्या यहाँ पर इस कांस्टेंट फोर्स F का वर्क डन हम और तरीके से भी निकालना जानते हैं? पढ़ा अपन ने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट, Fs cos थीटा। तो Fs cos थीटा को इस कैलकुलेटेड वर्क डन 30 जूल के इक्वेट करेंगे
एफ फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड, फोर्स की डायरेक्शन में कितना हुआ है बेटा 10। तो फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होने की वजह से थीटा कितना लिया यहां पर 0, और कॉस 0 आपको पता ही है बचपन से कितना होता है 1। तो ये अपना आंसर आ गया फोर्स का 3 न्यूटन। कोई दिक्कत किसी को? इजी है आई थिंक। अगला क्वेश्चन नोट करें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखिए। अ ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम, a block of mass 4 kilogram is moving on, a block of mass 4 kilogram is moving on a smooth horizontal surface, moving on a smooth horizontal surface according to relation according to relation x is equal to t square by 2. According to relation x is equal to t square upon 2. Full stop. Find work done in first 2 seconds. Find work done in first 2 seconds. एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिखने का प्रोग्राम एक साथ कर लेते हैं, तो लगभग 6-7 लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन भी नोट कर लें। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम, a particle of mass 2 kilogram is projected upwards a particle of mass 2 kilogram is projected upwards with speed 30 meter per second, projected upwards with speed 30 meter per second, full stop. If it attains a maximum height 40 meter, if it attains a maximum height 40 meter, then find work done by air resistance. Then find work done by air resistance. करें दोनों क्वेश्चन सभी, करें, ट्राई करें। फंडा वही है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी। सर रिपीट द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, फिर से बोलता हूं, ऑनलाइन वालों के लिए, ऑफलाइन वाले अपना काम करते रहें। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम is moving on a smooth horizontal surface according to relation x is equal to t square by 2. According to relation x is equal to t square by 2, find work done in first 2 seconds. Find work done in first 2 seconds. कृतिका, हाँ बेटा, एक्स वही डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन को बताता है एक्चुअली, और चेंज इन पोजीशन मतलब वही डिस्प्लेसमेंट। काफी लोगों ने सही आंसर बताना स्टार्ट कर दिया है। 8 जूल आएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। आया किसी का? गुड गुड गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। करे, बाकी लोग भी करें। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 8 जूल। सिंपली एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वी मिल जाएगा? करे बेटा सभी, यहां पर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाय dt करने से मिलेगा v।
टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप सभी जानते हैं, 2t हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी भी आ जाएगा t के बराबर। तो एक बार t का वैल्यू 0 पुट करें और एक बार t का वैल्यू 2 सेकेंड, बिकॉज फर्स्ट 2 सेकेंड्स की बात हो रही है। You will get the initial and final velocity respectively 0 and 2 meter per second. और एक बार जब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है तो वर्क एनर्जी थ्योरम W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से आंसर आ जाएगा, वेयर m इज 4 kg, v इज 2 और इनिशियल वेलोसिटी आई थी 0, तो ये आंसर हो जाएगा 16/2 मतलब 8 जूल। आसान है एकदम। x को डिफरेंशिएट करके v फाइंड करना था और एक बार v आ गया है तो उसमें t का वैल्यू एक बार 0 पुट करें और एक बार 2 सेकेंड, जो क्वेश्चन में टाइम लिमिट दिए वही पुट करना है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा -100 जूल। करें, बाकी लोग भी करें, काफी ने कर लिया है सॉल्व, ऑनलाइन भी काफी लोगों ने कर लिया है, वेरी गुड। नहीं बेटा, -100 जूल। एयर रेजिस्टेंस का वर्क पूछा है, नेट वर्क डन नहीं पूछा। आपने वो ग्रेविटी का एडजस्ट नहीं किया उसमें, आपने टोटल वर्क डन निकाला -900, एयर रेजिस्टेंस का पूछा कितना है, वो -100 जूल आएगा। वैसे बॉल को आप अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हो तो मैक्सिमम हाइट को टच करके वापस नीचे भी आती है, पर फिलहाल हमें सिर्फ इसकी जो असेंशन है, मतलब जो अपवर्ड जर्नी है A to B, बस उसी का डायग्राम शो किया है। यहां एक बात सेल्फ अंडरस्टूड होती है, जो मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत अच्छे से आप जानते हो कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना होता है, बोलो कितना होता है? मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होता है। ग्राउंड पर प्रोजेक्शन स्पीड 30 गिवन है, तो सबसे पहले तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिल गए, दोनों की स्पीड मालूम है, इनिशियल 30 फाइनल 0। अब रास्ते में देखो फोर्स कितने कितने लगे, 2। एक तो ग्रेविटी जन्मजात हमेशा डाउनवर्ड, और दूसरा एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस का फंडा फिक्स है, वो हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। फिलहाल आपने अपवर्ड जर्नी की है A to B, मतलब वो एयर रेजिस्टेंस कहां पे लग रहा होगा, डाउनवर्ड। तो अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, W all इज इक्वल टू डेल्टा KE। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर, मतलब एयर रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहां ग्रेविटी का वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, mg लग रहा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट h हुआ अपवर्ड, तो फोर्स mg डिस्प्लेसमेंट h, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना 180, तो ये fs cos थीटा, थीटा 180 पुट करेंगे, प्लस वर्क डन बाय एयर, ये फाइंड करना है तो W एयर ही लिख दो इसको, एंड हाफ m 2 kg, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियली कितने से थ्रो किया 30। आ रहा है बेटा -100 जूल। जिसको दिक्कत है एक मिनट सामने देख लें। इनिशियल पॉइंट ए कितना स्पीड दिया 30 मीटर पर सेकेंड, सभी सामने देखें, स्पाइन स्ट्रेट निगाहें बोर्ड पे। सबसे पहले तो बात करते हैं
कि आपको क्लियर कट नजर आना चाहिए कि यहां गड़बड़ क्या हुई है। मोशन अंडर ग्रेविटी सबने पढ़ा है, ग्राउंड से किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते तो क्या मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मोशन अंडर ग्रेविटी फर्स्ट केस में क्या यू स्क्वायर बाई 2g ही पढ़ा था। यू कितना है बेटा यहां पर 30 का स्क्वायर मतलब 900 और अपॉन में 2 इंटू जी का वैल्यू 10 मतलब एच कितना आ गया 45। हमारे फॉर्मूले से आता 45 लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया एच 40। अगर हवा नहीं होती, एयर रेजिस्टेंस यहां पर एनर्जी लॉस नहीं करवाता, तो हकीकत में तो बॉल को कितना हाइट तक पहुंचना चाहिए था। अगर प्योर ग्रेविटी का इफेक्ट चलता तो हाइट आती 45 मीटर, लेकिन इस क्वेश्चन में 40 इसलिए दिए क्योंकि मन माफिक हाइट 45 अपनी बॉल अचीव नहीं कर पाई। रीजन देयर वाज एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, उसने रास्ते में कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा खा ली है और उसने बॉल को और फर्दर रिटार्ड करने की कोशिश की, इसलिए 45 हाइट अचीव नहीं हो पाई। 40 मीटर हाइट पर ही बॉल का वेलोसिटी कितना हो गया बेटा 0। अरे समझ आया सभी को। कभी क्वेश्चन में एयर फ्रिक्शन वर्ड मेंशन ना हो और हाइट में आप अपन स्मार्ट लोग इस तरह से वेरिएशन चेक कर ले तो आप अपने आप खुद पता लगा सकते हैं कि वहां पर एनर्जी लॉस किसने किया होगा, एयर फ्रिक्शन ने, एयर रेजिस्टेंस ने। बात समझ आ रही सभी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा -100 जूल। बस यहां पर डायरेक्शन का ध्यान रखें, mg डाउनवर्ड था, डिस्प्लेसमेंट h अपवर्ड, इसलिए यहां पर fs cos थीटा में थीटा कितना पुट किया है 180, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 30, सब कुछ प्रोसेस सामने है, आंसर -100 जूल। कितनों को आ गया समझ में, सीधा हाथ ऊपर। एक बहुत ही बेहतरीन टॉप नॉच क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट करें। फर्स्ट हाफ पार्ट of inclined plane of inclination angle, first half part of inclined plane of inclination angle theta, फिर से बोलता हूं, फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ inclined plane of inclination angle theta is smooth. First half part of inclined plane of inclination angle theta is smooth and remaining half is rough. And remaining half is rough. Full stop. आगे लिखें, if block is released from top, if block is released from top, if block is released from top and again comes to rest at bottom, and again comes to rest at bottom, and again comes to rest at bottom, then find frictional coefficient of rough surface. Then find frictional coefficient of rough surface. अब एक बात सुनिए, क्या इस क्वेश्चन में इंक्लिनेशन एंगल थीटा के अलावा कोई और डेटा दिया है क्या? क्योंकि रिक्वायरमेंट भी नहीं इसलिए नहीं दिया। अब निगाहें सभी की बोर्ड पे, अच्छा क्वेश्चन है, मैं ही समझा रहा हूं। ये बेटा अपने सामने इंक्लाइन प्लेन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये शुरुआत का जो आधा हिस्सा है वो तो क्या है बेटा स्मूथ, और जो बचा हुआ नीचे का आधा हिस्सा है वो क्या है रफ, और इस रफ पार्ट का, रफ सरफेस का फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है सपोज म्यू, ये म्यू ही अपने को फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने बेटा एक ब्लॉक को जिसका मास हम अज्यूम कर लेते हैं m, इसको आपने बेटा टॉप से रिलीज किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। क्या ये mg साइन थीटा की वजह से एक्सेलरेट होगा? अरे होगा नहीं होगा, एक्सेलरेट होगा। कहां तक चलेगा ये? मिड पॉइंट तक। ये पॉइंट ए है, ये मिड पॉइंट है बी, और लास्ट में यहां पर आ जाएगा पॉइंट सी। ये जो बचा हुआ आधा रास्ता है यहां पर बेटा ये
फ्रिक्शन की वजह से रिटार्ड हो जाएगा और लास्ट में बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो वेलोसिटी है क्या वो फिर से जीरो हो जाएगी? अरे होगी नहीं होगी? तो ये रिमेनिंग जो हाफ पार्ट है इस पर फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू कितना है वही हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो हमने देखा कि वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें चाहिए होती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक बात तो क्लियर है, क्या इंक्लाइन प्लेन का टॉप जहां पर रिलीज किया इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्या ये इनिशियल पॉइंट? और फाइनल पॉइंट ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन जहां पर वेलोसिटी कितना हो गया? जीरो। अब मैं एक इंटरमीडिएट पॉइंट यहां पर चूज कर लेता हूं जहां पर मैं सभी फोर्सेस को ड्रॉ कर सकूं। ये है वो पॉइंट। यहां पर लगने वाले फोर्सेस बताइए, क्या mg लग रहा होगा? तो mg के तो अपन यहां पर कर लेते कंपोनेंट, क्योंकि पूरा यहां पर mg यूज नहीं हो रहा, वर्क नहीं कर रहा। सरफेस के परपेंडिकुलर ये लग रहा है बेटा अपने पास नॉर्मल रिएक्शन, और सरफेस के अलावा पीछे की ओर इस तरफ क्या ये फ्रिक्शन भी लग रहा होगा? बेटा आधे रास्ते पे तो नहीं लगेगा, ए से बी नहीं लगेगा, लेकिन बी से सी ये जो हाफ डिस्टेंस है एल, क्या यहां पर फ्रिक्शन लगेगा? टोटल लेंथ इंक्लाइन प्लेन का आप मान लें 2l, तो मतलब ये जो नीचे की हाफ डिस्टेंस है यहां पर तो फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग mg sin थीटा कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 2l। कितने डिस्टेंस पे लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस पे। तो अभी हम बेटा यहां पर लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के ई, लिखे नहीं सुनकर हैं। तो बेटा यहां कौन कौन से फोर्स है? वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। जरा एक बार देख के बताएं, क्या नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है? तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो कितना हो जाएगा? तो बोलो WN कितना लिख देंगे? जीरो। क्या mg sin थीटा A टू C पूरे इंक्लाइन प्लेन पर एक्टिव है? बेटा ग्रेविटी तो अपना कमाल पूरे रास्ते ही दिखाएगी। तो बोलो कितना फोर्स mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना? इंक्लाइन प्लेन का लेंथ 2l, एंगल कितना बन रहा है? जीरो, तो cos जीरो। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बोलो फ्रिक्शन पूरे रास्ते पे एक्टिव है या सिर्फ नीचे वाले आधे हिस्से पे? नीचे वाली जो L डिस्टेंस है B टू C, सिर्फ वहीं पर फ्रिक्शन लगेगा, और वो फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन पर mg नहीं, mg cos थीटा होता है। तो बोलो बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन में फोर्स कितना आएगा? फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा, कितने डिस्टेंस पे लगेगा? L, और डायरेक्शन क्या है इसकी? अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड, फ्रिक्शन लग रहा था पीछे, तो थीटा कितना ले लेंगे? 180। और क्या इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो है? रीजन, रेस्ट से ही स्टार्ट हुआ था, रिलीज किया था, और नीचे बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन पर सी पर फिर से वेलोसिटी भी कितना हो गया? जीरो। बोलिए कितना हो जाएगा ये? 2mgl sin थीटा cos 180 की वजह से माइनस साइन अपेयर होगा, तो माइनस म्यू mgl cos थीटा बराबर जीरो। क्या ये माइनस वाली टर्म को राइट हैंड साइड लेके जा सकते हैं? तो ये हो गया बेटा म्यू mgl cos थीटा, कुछ कटता हुआ दिख रहा है? mgl से mgl कैंसिल, तो 2 sin थीटा बराबर म्यू cos थीटा। तो बोलिए बेटा म्यू कितना हो जाएगा? 2 sin अपॉन cos थीटा, और sin अपॉन cos थीटा को हम क्या लिख देते हैं? tan थीटा। दैट्स योर आंसर। प्रोसेस क्लियर हुआ सभी को? कितने को आ गया समझ में? सीधा हाथ ऊपर, शाबाश, बहुत बढ़िया। फुर्ती से नोट करें इसको, और होमवर्क नोट करने लगे हाथ। क्या हो गया बेटा? बेटा फ्रिक्शन जो L डिस्टेंस से वर्क कर रहा है, B से C तक डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फ्रिक्शन इस पूरे B टू C रास्ते पे पीछे लग रहा है, तो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना हुआ? 180, इसलिए 180 लिखा है एंगल। चलिए ठीक है, पहले फुर्ती से होमवर्क भी नोट कर लें। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन 10 बिना आंसर देके करना, इसमें लंबा चौड़ा लैंग्वेज वाला एक्सप्लेनेशन है, और आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इलस्ट्रेशन 10 का आंसर छुपा के करना है आपको। इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 15, उसके बाद बिगिनर बॉक्स 2 के बचे हुए दोनों क्वेश्चन 3 एंड 4।
1 2 पहले हो गए, अभी आपको करना है बी द बॉक्स 2 का क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 35 से 41। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 35 से 41। एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 2 में बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 19। मुश्किल से आधे पौन घंटे का होमवर्क है, वर्क एनर्जी थ्योरम से जल्दी जल्दी आंसर आ जाएंगे, हो जाएगा सभी से। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।